दोस्तों, मैं अमित शास्त्री निरंतर 100 प्रश्नों के आपके टेस्ट ले रहा हूं हिंदी व्याकरण के, जिसमें संपूर्ण व्याकरण को कवर करके हुए आपको 80 प्लस प्रश्नों का लक्ष्य दिया जाता है। उत्तर बताने का फटाफटा में लेते हैं। पिछले पार्ट आपने ना देखे हों तो जाकर के जरूर देख लेने दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। और आगे के पार्ट आपको मिलते रहे, इसलिए आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। तो आज के वीडियो की शुरुआत करने जा रहे हैं। कमेंट बॉक्स खोल लें और इस महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण जो आपने हमारे वीडियो पढ़ लिए ना दोस्तों, तो गारंटी है कि आपकी हिंदी व्याकरण बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी और कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। तो हमारे टेस्ट आप प्ले लिस्ट में जाकर के और भी देख सकते हैं। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत कर देते हैं। तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तरुण का विपरीत तरुण, कौन बताएगा सही उत्तर जल्दी से। तरुण मतलब होता है युवा, तो उसका क्या हो जाएगा वृद्ध। विपरीत क्या हो जाएगा वृद्ध तरुण का। इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। पतझड़, जल्दी बता दें पतझड़ का अर्थ इनमें से बताना है तो बसंत। ठीक है, बसंत। पतझड़ मतलब सब कुछ झड़ जाते हैं, ठीक है। और इसका विपरीत क्या हो जाएगा बसंत, क्योंकि उससे पत्ते अत्ते सब आ जाते हैं, इसलिए विपरीत हो जाएगा। इनमें से कौन सी युग्म शब्द सही है। सही युग्म का आपको पता लगाना है तो अंश, हिस्सा, उपकार, भलाई, शब्द युग्म जल्दी से बता दीजिए दोस्तों, कौन सा हो जाएगा, कौन सा शब्द युग्म सही है। हाँ, तो उपकार का भलाई, ठीक है, ये शब्द युग्म सही है। अगला, इनमें से कौन सी युग्म शब्द गलत है। अब गलत बताना है, कौन सी गलत है। नगर शहर सही है, नशा मद ये भी सही है, नारी स्त्री ये भी सही है, बिल्कुल पर्यायवाची है। निशान चिन्ह, तो निशान गलत लिखा है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे निशान में ये वाला सा आएगा। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है। अशुद्ध पहचानना है। अब भाषा का ज्ञान होगा तभी शुद्ध अशुद्ध बता पाएंगे, और 1-2 नंबर पक्के करने हैं तो ये सीख लो आप। तो आपको बता दें, कलश ठीक लिखा, कल्याण ठीक लिखा, रसायन ठीक लिखा, पुण्य गलत लिखा, क्योंकि पुण्य में छोटे यू की मात्रा होगी पा में। इनमें से कौन सी शब्द शुद्ध है। अब शुद्ध बतानी है, बाकी शब्द अशुद्ध दिए हैं, आपको शुद्ध छांटना है। तो प्राण शुद्ध है, बाकी भीष में ऐसा नहीं लिखा जाता, गलत है। हिंदू भी गलत है, चिन्ह भी गलत है। प्राण ही इसमें क्या हो जाएगा शुद्ध, ये ठीक। जल्दी से कमेंट करते जाएं। सम्मान लिख दिया यहाँ पे, मतलब अशुद्ध लिखा है। सम्मान का शुद्ध रूप कौन सा होगा। सम्मान को अपन क्या बोलते हैं, सम्मान। तो कहाँ पर लिखा है सम्मान शुद्ध, ये लिखा है सम्मान। एक आगे देखें, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन कौन से हैं। पहले यदि आपने हमारे वीडियो देखे होंगे तो बहुत अच्छी ट्रिक हम आपको बतला चुके इसको पहचानने की। तो अल्प प्राण मतलब 1, 3, 5, मतलब प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण, तीसरा वर्ण और पांचवा वर्ण, ये क्या कहलाते, अल्प प्राण कहलाते हैं। 2 और 4 कहलाते हैं महाप्राण। तो पहला वर्ग जैसे हो जाता है का, और तीसरा वर्ग हो जाता है गा, तो का और गा क्या हो गए, अल्प प्राण हो गए, ठीक है। ऐसे तुम, तुमने, तुम लोगों, यह वाक्य किस वचन से है। तुम, तुमने और तुम लोगों किस वचन से वाक्य है। ते बहुवचन से वाक्य है। तुम लोगों बहुत सारे लोग आ गए, ठीक है। ऐसे ग्रीस में कौन सी संधि है। ग्रीस, ग्रीस कई बार पूछा गया, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जल्दी से बता दें दोस्तों, ग्रीस में संधि कौन सी हो जाएगी। संधि की ट्रिक हम पढ़ा चुके हैं बहुत अच्छे से, अब आप पे बनना चाहिए। तो गिर धन ईस आ के बाद, ठीक है, गिरी धनीस हो जाएगा, सॉरी, गिरी धनीस ई के बाद ई आ रहा है, समान स्वर दोनों तरफ आ रहे हैं। गिरी धन ईस, ई के बाद ई आ रहा, बड़ी ई हो जाएगी, दीर्घ स्वर संधि, आकाशा बण के दीर्घा सूत्र से। सिर तोड़ में कौन सा समास है। सिर तोड़ जल्दी से बता दे, तो सिर तोड़ में जो है समास हो जाएगा कर्म तत्पुरुष, क्योंकि सिर को तोड़ना उसको क्या बोलते हैं, सिर तोड़, ठीक है। आगे महात्मा में कौन सा समास है।
महान है जो आत्मा इति महात्मा होता है। तो महान आत्मा, आत्मा क्या हो गया यहाँ पर, विशेष हो गया, और महान क्या हो गया, विशेषण हो गया। तो विशेषण विशेष भाव कर्मधारय समास में होता है। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। आप हमारे जो प्रैक्टिस सेट आते पढ़ते जाएं, बस आपकी तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं, पत्र से संबंधित प्रश्न आ गया है दोस्तों, जल्दी से बता दें। 3 में से ही उत्तर है, कौन पहले उत्तर देता है। पत्र लेखन 3 प्रकार का। दोस्तों लाइक जरूर कर दें, तुरंत लाइक कर दें, अभी तक ना किया हो, क्योंकि आप लाइक करते हैं तो हम लोगों को और अच्छा प्रेरणा मिलती है और वीडियो दम से लेकर के आते हैं। जल्दी से लाइक करें। हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार कौन हैं। वेरी वेरी IMPO, वेरी वेरी सरल, सबको पता है, प्रेमचंद जी हिंदी के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। तितली उपन्यास के लेखक, कवि एवं रचनाओं से संबंधित प्रश्न है। तितली उपन्यास के लेखक कौन है, तो आपको बता दें तितली उपन्यास लिखा है जयशंकर प्रसाद जी ने, याद रखिएगा। ठीक है, तितलियों को प्रसाद चाहिए, ऐसे याद रख लें। तितली उपन्यास के लेखक हो गया, रिपीट हो गया। चले आगे बढ़ते हैं। इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। देखिए हम इसमें सब लाते हैं आपको, इसमें विलोम भी आ गए, संधि भी आ गई, इसके बाद आपके समास भी आ गए, अलंकार भी आ गए, रस छंद काव्य शास्त्र साहित्य आ गया। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है, तो ऐसे सभी वीडियो आप जरूर देखते रहें। तो आपको बता दें कि 117 का जो उत्तर हो जाएगा वह इनमें से अलंकार के कौन सा भेद है। तो शब्द अलंकार, अर्थालंकार। अलंकार 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अलंकार ये ठीक हो जाएगा इसका उत्तर। वो अर्थालंकार के कितने भेद हैं, जल्दी से बता दें। आपने अलंकारों को अच्छे विस्तार से पढ़ा होगा तो अब बता देंगे कि भाई अलंकार के 12 भेद हैं। दोस्तों आगे जरूर शेयर करना है इन वीडियो को, जिससे और भी मित्र हिंदी को पढ़ सकें। इनमें से रस के कौन सा भेद है। रस रूपक तो अलंकार होता है, उल्लेख भी एक अलंकार होता है, आपने सुना हो या ना सुना हो, संस्कृत में रहता है, करुण रस है। ठीक है, अब ये प्रश्न आपको हल करना है, अगले वीडियो में उत्तर हम देंगे। इनमें से अर्थ के अनेकार्थक शब्द क्या है। अर्थ का अनेकार्थी आपको बतलाना है। इनमें से कौन कौन से, हम 4 ऑप्शन दिखा दे रहे हैं, आराम से देख लीजिए। ये 4 ऑप्शन हैं और आपको कमेंट में उत्तर देना है। देखते हैं कौन कौन मित्र सही उत्तर देते हैं, उनके कमेंट को हम लाइक करेंगे। और यदि आप पे नहीं बनता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगले वीडियो में हम इसका उत्तर आपको बतला देंगे और आगे की पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि लगभग हमें 1000 प्रश्नों पर चर्चा करनी है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप लोगों को यह उत्तर कमेंट में फटाफट बता देना है। देखते हैं कौन पहले बताता है और किसका उत्तर सही आता है। हिंदी किस परिवार की भाषा है। कई बार पूछा गया प्रश्न है, जल्दी से बता दीजिए। यदि हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, ये प्रश्न नहीं आता तो भी आपकी तैयारी 0 ही है। तो आपको बता दें कि हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। बिल्कुल सभी कमेंट में उत्तर बता रहे हैं कुछ दोस्त। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। तो बिल्कुल सही आप लोगों ने समझा, हिंदी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में आएंगे। हिंदी भाषा का जन्म हुआ है, जल्दी से बता दें किससे हुआ है। ये वेरी वेरी IMP, इसमें लोग कंफ्यूज हो जाएंगे और गड़बड़ कर देते हैं। तो इन 3 ऑप्शन में से ही आप बता दें कि हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है। जल्दी बता दें। हाँ, हिंदी भाषा का जन्म जो हुआ है वह है अपभ्रंश से। किससे, अपभ्रंश से। दोस्तों यदि आपने भी हमारे पिछले ने ना देखे हों आपने पूरे इसके पार्ट, तो आप YouTube पर टॉप 50 स्टडी हमारे चैनल पर जाकर के क्रम से प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आपको सारी तैयारी आगे के पार्ट आपको मिलते रहें। तो आप लोग ज़रूर जुड़ें हमारे YouTube चैनल टॉप 50 स्टडी से और लाइक ज़रूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है, तो आपको बता दें कन्नौजी, बांगरू, अवधी तो आती है, लेकिन तेलुगु जो है वह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। तो D उत्तर ठीक हो जाएगा। जल्दी से कमेंट करना है हमारे बताने से पहले। हिंदी की विशिष्ट बोली राजभाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध हुई। जल्दी से बता दें किस रूप में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुई है। तो हिंदी की जो विशिष्ट बोली ब्रज भाषा है, उसको क्या किया है, कवियों ने अपने काव्य की भाषा बनाया है। कई काव्य रचनाएं इसमें लिखी गई हैं ब्रज भाषा में। ठीक है,
सूरदास इत्यादि ने लिखी ना। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? भारतवर्ष में आप किस वर्ग में हिंदी को रखेंगे? तो आपको बता दें राजभाषा के रूप में हिंदी को रखते हैं। किस भाषा के रूप में? राजभाषा के रूप में। याद कर लेना बिल्कुल। महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, ढूंढारी बोली है किसकी है? ढूंढारी, जल्दी से बता दें। तो ढूंढारी जो वह है वह हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर आप बता रहे हैं, पूर्वी राजस्थानी की। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी ढूंढारी। दोस्तों थोड़ा सा आज गला ख़राब है, फिर भी मैं प्रश्न लेकर के आया हूँ आपका, क्योंकि कंप्लीट करने हमें 1000 प्रश्नों का लक्ष्य रखा है, इसलिए निरंतर हम वीडियो ला रहे हैं। बहुत सारे हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं और बहुत सारे आगे होने हैं। चलिए, ब्रजबुली नाम से जानी जाती है, कौन सी जानी जाती है ब्रजबुली नाम से? तो आपको बता दें कि जो पुरानी बंगला है उसको ब्रजबुली भी कहते थे। याद रखिएगा, पुरानी बंगला को क्या कहते हैं? ब्रजबुली। बिल्कुल यही याद करते जाएं, या कम से कम 2 बार एक वीडियो को देखेंगे तो परफेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? अब इनमें से बताना है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो आपको बता दें कि जो मराठी भाषा है वह किस में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी है वह ब्राचड़ में लिखी जाती है, ऐसे अलग अलग हैं। ठीक है, और देवनागरी में कौन कौन सी लिखी जाती हैं? तो मेन जो है वह संस्कृत और हिंदी, इन 2 में से पूछा जाता है, तो वो भी याद रखिएगा। आगे देखें, एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ये बोली और भाषा से संबंधित इसमें थोड़े ज़्यादा प्रश्न लिए हैं, जिससे आपका ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाए, जो जो पूछे जाते हैं। एक मनई के दुबे बेटवे रहन, ओह माह लहरवा अपने बाप से कहिए दादा, धन माँ जबन हमरा बखरा लगत होए तबन हम दे दे। यह अवतरण हिंदी की किस बोली में है? जल्दी से बता दे किस बोली है। तो यह जो है वह मनई, दवाई, ये सब आते हैं अवधि के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आते हैं? हाँ, तो अवधि भाषा के अंतर्गत आते हैं, अवधि हो जाएगी ये। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? संस्कृत की अपभ्रंश किस भाषा को कहा जाता है? वेरी वेरी IMP। तो आपको बता दें संस्कृत की जो अपभ्रंश कहा जाता है वह कहा जाता है पाली को। ठीक है, संस्कृत, संस्कृत से है पाली, पाली से प्राकृत, ऐसे निकली ना। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? अधिकतर जो भारतीय भाषाएं थी उनका विकास किस लिपि से हुआ है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें सबसे ज़रूरी क्वेश्चन हो जाए, जिसको हम कह देंगे वेरी वेरी IMP, उसको रट लेना है। तो आपको बता दें कि अधिकतर जो भारतीय भाषाओं का विकास हुआ ब्राह्मी लिपि से। कैसे याद रखेंगे कि लोग कहते हैं सबको किसने बनाया? ब्रह्मा जी ने। ऐसी भारतीय भाषाएं कहाँ से निकली? ब्राह्मी लिपि से। तो आप ऐसे ही याद भी रख सकते, कुछ भी अपनी ट्रिक लगा सकते। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? अभी हमने बता ही दिया था कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। आगे, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। वर्तमान जो हिंदी है उसका प्रचलित रूप क्या है? तो आपको बता दें कि अपन लोग जो शुद्ध परिनिष्ठित हिंदी का जो रूप है वर्तमान हिंदी का वह है खड़ी बोली। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। छत्तीसगढ़ी बोली कौन सी है? जल्दी से बता दीजिए। तो छत्तीसगढ़ी जो है वह है, हाँ बिल्कुल, कमेंट में उत्तर करते जाए, पूर्वी हिंदी। और अभी तक लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। इसकी हमने ट्रिक आपको बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी की भाषा है। पूर्वी हिंदी मतलब अब छत्तीसगढ़ी, तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ऐसी ट्रिक से हम पढ़ाते रहते हैं कई सारे वीडियो आपको। तो आप पूरी तैयारी सिलेबस के अनुसार करना चाहते हैं तो भी चैनल से जुड़ करके कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है? जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि पश्चिमी हिंदी की जो बोली है वह बुंदेली तो है, ब्रजबी है, कन्नौजी भी है, बघेली नहीं है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली। आगे महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? अनुच्छेद बताना है सबको, बिल्कुल ये तो रटा ही हुआ है यदि हिंदी पढ़ रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम। 343 से 351 तक।
दक्षिण भारत हिंदी प्रचारणी सभा का मुख्यालय, वेरी वेरी IMP, कई बार पूछा गया प्रश्न। तो आपको ये बता दें कहाँ पर है, चेन्नई में। दोस्तों प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि हम लोग इतनी मेहनत करते हैं तो आपका भी कर्तव्य है लाइक शेयर करने का और चैनल को सब्सक्राइब करने का। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम कौन सा है? अभी हमने क्लियर भी कर दिया था। हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम, कई लोग जल्दबाजी गड़बड़ कराते हैं, तो देखना याद रखना, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर हिंदी। ठीक है, ऐसा एक आध दिन में गला ठीक हो जाएगा, फटाफट और प्रश्न भी आगे पढ़ेंगे। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? अनुच्छेद 351 संविधान की, जल्दी से बता दें किस विषय का वर्णन है। तो आपको बता दें इसमें दिया है हिंदी के विकास के लिए निर्देश, कि हिंदी का विकास होना चाहिए भाई। ब्रज भाषा है, कैसी है ब्रज भाषा? अभी किया था, जल्दी से बता दें, कमेंट कर दें फटाक से, कौन पहले उत्तर बताए। तो ब्रज भाषा कैसी है? पश्चिमी हिंदी है। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही, जल्दी से बता देना दोस्तों, मगही किस भाषा की उपबोली है? तो आपको बता दें कि जो मगही है वह बिहारी भाषा की उपबोली है, उपभाषा है। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? हिंदी खड़ी बोली बताना है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है। ये भी कई बार पूछा गया। तो हिंदी जो खड़ी बोली है वह सौर सैनी अपभ्रंश, किससे? सौर सैनी अपभ्रंश। ठीक है, खड़ी बोली में क्या सौर गाथाएं लिखी गई, ऐसा समझ लेना। तो सौर सैनी अपभ्रंश से निकली है। ठीक है, खड़ी बोली। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनर्संरचना की गई थी, किस सन में की गई थी? इस सन याद कर लेना हमेशा के लिए, 1956 में। और जहाँ तक मुझे याद है पहला भाषा के आधार पर राज्य बना था आंध्र प्रदेश। ठीक है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? लो, हमने उत्तर यहाँ पर बताया नहीं कि उत्तर यहाँ पर आ ही गया है। अब तो मैंने पहले ही इसको आउट कर दिया था, मुझे लगा कि होगा नहीं, तो क्योंकि ये PDF हमने अलग से बनाई है 1000 प्रश्नों की, और पूरे प्रश्नों पर हमें आपसे चर्चा भी करना है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें लगभग सारे विषय आपके हिंदी व्याकरण के कंप्लीट हो जाएंगे। सब कुछ एक ही वीडियो में आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो भाषाई आधार पर सर्वप्रथम जिस राज्य का गठन हुआ वो क्या है? आंध्र प्रदेश है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? बघेली का आपको संबंध बताना है, जल्दी से बता दें। बोली एवं भाषा से संबंधित प्रश्न है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बघेली पूर्वी हिंदी से। पूर्वी हिंदी की हमने ट्रिक बताई थी। अब छत्तीसगढ़ी, मतलब अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, इस प्रकार से पूर्वी हिंदी से संबंध हो जाएगा। फटाफट कमेंट करें, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? वो तिथि बतानी है कि किस तिथि में हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया, जल्दी से बता दीजिए वह तिथि कौन सी थी। हाँ जी, बिल्कुल सही, 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में निर्धारित किया गया। वर्ष 1955 में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, कई बार पूछा गया है, वेरी वेरी IMP है। प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो आपको बता दें कि BG खैर थे। कौन थे? BG खैर। आप इस हिसाब से लगा सकते हैं कि BG खैर जब अध्यक्ष बने तो उन्होंने कहा अब अन्य जो विदेशी भाषा उनकी खैर नहीं रहेगी, हमारी राजभाषा हिंदी ही चलेगी। तो BG खैर प्रथम अध्यक्ष थे राजभाषा आयोग के। आगे है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? ये सभी पे बनना चाहिए। तो आपको बता दें उनमें जो भाषा की संख्या है वो टोटल 22, कितनी है? 22 है अनुसूची में भाषाएं। हिंदी की आदि जननी किसको कहा जाता है? बहुत सरल प्रश्न है लेकिन कई बार पूछा गया है। तो हिंदी की आदि जननी है संस्कृत। ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी में आयोजन स्थल था। कई बार पूछा गया 2007 का, वैसे और भी सम्मेलन लेकिन 2007 का सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये कहाँ पर हुआ था? तो आपको बता दें कि जो 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में हुआ वह न्यूयॉर्क में हुआ था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय परिवार की भाषा नहीं है? भारोपीय परिवार की आपको भाषा बताना है कौन सी नहीं है। तो आपको बता दें कि मराठी, गुजराती तो है, हिंदी तो है ही, मलयालम नहीं है। ठीक है, बाकी मराठी, गुजराती और हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? वेरी वेरी IMP, जल्दी से कमेंट कर दें।
दोस्तों प्रश्न पसंद आ रहे हो तो लाइक ज़रूर करना वीडियो को। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है? प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम विकास की दृष्टि से, देखो हम क्वेश्चन पर टिक लगा रहे थे लेकिन आंसर पर ही टिक लग गया, पाली। क्या है? पाली। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म बताना है, कौन सा है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। तो अभी अपन ने पढ़ी थी, पूर्वी हिंदी की है, ब्रज बघेली ये भी नहीं है, छत्तीसगढ़ी बांगरू ये भी नहीं। हाँ, खड़ी बोली और बुंदेली, ये क्या है? पश्चिमी हिंदी की है, ठीक है। खड़ी बोली हिंदी, बुंदेली। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से कौन सी बोली विकसित हुई? तो अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली विकसित हुई है, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, थोड़ा आंसर देखे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया, वेरी वेरी IMP। कई बार लोग पूछा गया, इसमें कन्फ्यूज होकर गलती करके आए हैं। आपको बताना है देवनागरी लिपि का सही क्रम, जल्दी से बता दे। तो मैंने बताया सबसे पहले जो लिपि आई थी वह कौन सी थी? ब्राह्मी लिपि आई थी। तो आप देख ले, इसी में दिया है ब्राह्मी लिपि, फिर गुप्त लिपि, फिर नागरी, फिर देवनागरी, ठीक है। नागरी से हुई देवनागरी, ठीक है। ब्राह्मी से गुप्त लिपि, गुप्त से नागरी, नागरी से देवनागरी, इस प्रकार से। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, याद रखिएगा, शब्द मत कर देना, वर्ण है, अक्षर, ध्वनि, ठीक है, इनको ही कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं, वर्णमाला किसके समूह को कहेंगे? तो वर्णमाला कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, याद रखिएगा। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। बिल्कुल याद रखिए, व्यवस्थित समूह, नहीं तो वर्णों के संकलन करके आ जाओ, गलत नहीं, पूरे ऑप्शन देखना है। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ हैं, तो पहले ही आपको पिछले वीडियो जो प्रैक्टिस सेट कराए तो बता चुके हैं कि पूरा का वर्ग कैसा है? कंठ है। तो का और खा कैसी हो जाएगी? कंठ ध्वनियाँ, उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कंठ होगा, मूर्धा से बोले जाने वाले आपको व्यंजन बताना है, तो डा और ढा, ठीक है। निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन कौन से? तो हमने बताया था कि प्रत्येक वर्ग का 1, 3 और 5 वर्ण जो होता है अल्प प्राण होता है। जैसे का वर्ग ले लो तो का हो जाएगा, खानी होगा, गा हो जाएगा, गानी, फिर 1, 3 और 5 का खा गा घा इंगा हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लगा सकते हैं। तो आप देख लें 1, 3, 5 किस में दिया है? तो का और गा इसमें दिया है। 162 का बी। 1, 3, 5 अल्प प्राण, 2 और 4 महाप्राण। पूरे वीडियो आपको देखने हो तो यूट्यूब पर हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर लगभग 25-30 वीडियो हिंदी व्याकरण के अपलोड है, आप जाकर के देख सकते हैं। निम्नलिखित में से नासिक व्यंजन कौन सा है? नासिक, नासिक मतलब नासिका जिसका स्थान, उच्चारण स्थान। तो प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है, पांचवा वर्ण, वो कैसा होता है? नासिक होता है, अनुनासिक होता है। तो ईगा क्या हो जाएगा? नासिक हो जाएगा, ना से उच्चारण होता है। AI वर्ण क्या कहलाते हैं? ए और आई जल्दी से बता दें। AI क्या कहलाती हैं ध्वनियाँ? हाँ, कौन पहले उत्तर देता है हम देखते हैं। तो ए और जो आई है वह कंठ तालु। संस्कृत में सूत्र है ए दयितो कंठ तालु, मतलब ए और आई कंठ और तालु से उच्चारित होते हैं, ठीक है। संस्कृत के बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला में अयोगबाह्य वर्ण कौन से हैं? बिल्कुल, अयोगबाह्य जो कहलाते हैं, जो स्वरों के बाद आते हैं, व्यंजनों के पहले आते हैं, वो अयोगबाह्य कहलाते हैं। और अम और आहा कैसे हैं? अयोगबाह्य है, ठीक है। इस प्रकार से आगे देखते हैं। अच्छे लग रहे हो बस तो लाइक जरूर करना। निम्न में से बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? द्वित्व व्यंजन कई बार पूछा गया है, कौन से शब्द में है ये बताना है। तो आपको बता दें कि द्वित्व व्यंजन किस में है? दिल्ली में। क्यों? ला और ला, मतलब दो व्यंजन एक साथ, एक आधा एक पूरा ऐसा आ जाए तो उससे द्वित्व समझ लेना, ठीक है। एक से होना चाहिए शब्द। सा सा साहा कौन से व्यंजन है? कई बार बता चुके, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सा सा साहा कैसे है? संघर्षी व्यंजन है, ठीक है। निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ बतानी है।
कई बार पूछी गई हैं। हाँ जी, खा और गाय कैसी है नवीन विकसित ध्वनियाँ। निम्न में ऐसे कौन सा घोष वर्ण है? घोष, जल्दी से बता दें। घोष, हाँ बिल्कुल सही। जो यहाँ पर इसमें दिया हुआ है घोष वर्ण के अंतर्गत, उसका उत्तर हो जाएगा माँ। हाँ, 3 में से ही उत्तर बता दें, माँ। थोड़ा सा गला गड़बड़ है, चलिए आगे। कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण आपको बताना है, जल्दी से बता दें। कौन सा हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही, भा कैसा है? अमानक वर्ण है। का, गा, जा, फा ध्वनियाँ किसकी हैं? किसकी हैं जल्दी से बता दीजिए। यहाँ पर दिए गए हैं शब्द, ABCD कमेंट करें। हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, अरबी और फारसी की। किसकी है? अरबी और फारसी की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना। चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? कई बार आ चुका है, 52 है। बिल्कुल आप क्लियर रखें इसको। आगे देखें, महत्वपूर्ण प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो आपको बता दें कि छा जो वर्ण है, छा से संबंधित 2 प्रश्न आते हैं। एक छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है और एक छा किससे मिलकर के बना है, क्योंकि एक ऐसा है संयुक्त वर्ण है। तो किन 2 वर्णों से मिलकर के छा बना है, कमेंट में बता दीजिए। आगे इसी PDF में आएगा तो हम आपको बताएंगे, अभी आप कमेंट करें। आगे देखें, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जो ये 3-4 वर्ण है ना, जो संयुक्त वर्ण है, उनमें से एक आध क्वेश्चन तो मैंने देखा आ ही जाता है। तो ज्ञा किससे बना है, आज सारे आप क्लियर हो जाएंगे इस PDF में। तो आपको बता दें कि जो ज्ञा वर्ण है वह आधा जाओ या से बना है। याद रखिएगा, जा आधा है, या पूरा है, इससे मिलकर के क्या बना है? ज्ञा। अपन ज्ञा भली बोलते, शुद्ध उच्चारण है ज्ञा। जैसे हम लोग संस्कृत में जब बोलते हैं तो ज्ञानी नहीं बोलते, क्या बोलते? ज्ञानी। ये शुद्ध उच्चारण ज्ञा है, क्योंकि आधा जाओ यहाँ से मिलकर के बना है, तो याद रखिएगा। आगे के लिए आगे देखें, अघोष वर्ण कौन सा है? 4 वर्ण यहाँ पर दिए हैं, इसमें अघोष बताना है। तो इसका उत्तर जो है वह हो जाएगा सा। सा कैसा है? अघोष वर्ण है। चलिए स्पीड थोड़ी बढ़ाते हैं। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? उच्चारण से संबंधित 1 या 2 प्रश्न आ जाते हैं, तो अब मेरा निवेदन जल्दी से आप बता दीजिए, घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण में आप याद रखें, घा किस वर्ग का है? तो का वर्ग का है। तो का उच्चारण, का वर्ग पूरा कंठ से होता है, तो का खा गा घा आता है ना, कंठ इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा। इनमें से संयुक्त व्यंजन कौन सा है? संयुक्त व्यंजन जल्दी से बता दें, अभी बताया था कि संयुक्त व्यंजन ज्ञा। ठीक है, आगे देखें, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? मतलब इसका उच्चारण स्थान दंत ना हो, तो कौन सा नहीं है? तो आपको बता दें, ता वर्ग तो पूरा ही दंत है, और ता वर्ग के अंतर ही ना आता है, ता था दादा, दा भी आता है, तो 3 तो ये हो ही नहीं सकते, क्योंकि ता वर्ग के अंतर्गत हैं। और चौथा है टा, तो टा आ जाएगा, टा तो चा वर्ग के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बाकी ता वर्ग पूरा दंत ही है, इस हिसाब से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, और पिछले वीडियो आपने ना देखे हों तो यूट्यूब पर हमारे यूट्यूब चैनल टॉप 50 स्टडी को सर्च करके प्ले लिस्ट में जाकर के हिंदी व्याकरण के जो 1000 प्रश्नों की वीडियो लिस्ट है उसमें जाकर के आप देख सकते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बता दीजिए। आ जिन शब्दों के अंत में आता है उन शब्दों को आपको बता दें, संस्कृत यदि आपने पढ़ी होगी तो उसमें आता है, उसको बोलते हैं अकारांत। जिन शब्दों के अंत में ई आता है उसको इकारांत, जिन शब्दों के अंत में ऊ आता है उसको उकारांत, ऐसे होता है। ठीक है दोस्तों, ये आ गया। देखो मैंने बोला था कमेंट में बताओ, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये भी पूछा जाता है। छा पहले हमने ज्ञा पढ़ा था, आधा जाओ यहाँ से, अब छा आ गया है, जल्दी से कमेंट कर दें। हाँ बिल्कुल सही, आधा का और सा से मिलकर के क्या बना है? छा। याद रखिए, कई लोग ये छा लगा करके आ जाते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं, याद रख लो। 60 षटकोण का और आधा का, जब भी संयुक्त वर्ण की बात आएगी तो पहला जो होगा वो आधा ही होगा, और दूसरा जो होगा वह पूरा होगा। आधा मतलब ये हलंत लग गया ना, मतलब आधा हो गया। का में हलंत लग गया, मतलब इससे आ हट गया, इसलिए हलंत हो गया, आधा हो गया। और सा कैसा है? पूरा है। तो ऐसे ही होता है, ऐसे छा में आधा जा था और प्लस में यहाँ पर या पूरा था, ऐसे इसमें आधा का है और 60 षटकोण वाला है। ठीक है,
तो याद रखिएगा षटकोण वाला सा लगाना है। हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, जल्दी से बता दें कौन बताएगा सबसे सही उत्तर। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या, तो आपको जब भी ऐसे पूछा जाए तो आपको लगाना है 13। कितनी लगानी है? 13। निम्नलिखित में ऐसे कौन स्वर नहीं है? स्वर नहीं है तो आ, ऊ और ये तो स्वर है, या नहीं है क्योंकि ये व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग, पांचों वर्ग के आप 25 वर्णों को याद कर लीजिएगा, पूरी वर्णमाला याद कर लें। और हमारे चैनल की यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप हिंदी व्याकरण के वीडियो देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टा वर्ग नहीं है? टा, जल्दी से बता दें। तो टा वर्ग का टा ठा डा ढाड़ा होता है, घा नहीं है, घा का वर्ग का है। हाँ जी। आगे, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। अभी स्वरों की संख्या पूछी गई थी, आज वर्णमाला उससे संबंधित, उच्चारण से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे सारे आज के ही दिन हो जाएंगे, आपके 2 से 3 नंबर पक्के हो जाएंगे इस वीडियो में। हाँ, तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं, 33। कैसे है 33? कई लोग पूछे तो आपको बता दें कि 25 तो स्पर्शी व्यंजन हो जाते, का से लेकर के माँ तक का चट तप, ठीक है। 4 हो जाते अंतस्थ हो जाते, यारा लावा, और सासा साहा ऊष्म हो जाते हैं 4, तो ऐसे 33 हो जाते, 25 4 29 और 4 33, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर से संबंधित भी कई बार ये पूछा गया है प्रश्न और लोग गड़बड़ करके आ जाते हैं। पश्च स्वर बताना है तो आ कैसा है? पश्च। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? अयोगवाह, तो आपको बता दें कि जो अयोगवाह होता है, हमने बताया था कि अमहा होता है तो उसको कहेंगे विसर्ग, ठीक है। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। छा, छा किस वर्ग की है? चा वर्ग की। चा वर्ग पूरा बोला जाता है तालव्य से, ठीक है। हाँ, जल्दी से। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त नहीं है? छा है, सा, त्रा, या फिर चौथा ऑप्शन है ज्ञा। तो ज्ञा तो है ही, अपन पढ़ ही चुके हैं। त्रा भी है, सा नहीं है षटकोण वाला। त्रा किससे बनता है? आप कहेंगे ये तो आए ही नहीं, तो आधा ता और रा से मिलकर के बनता है त्रा। छा का पहले ही बता ही दिया था कि आधा का और सा से मिलकर के बनता है छा। और ज्ञा का भी आपको बता चुके हैं कि आधा जा और या से मिलकर के बनता है ज्ञा। बिल्कुल परफेक्ट याद कर लीजिएगा। तालव्य व्यंजन है, तालव्य, जल्दी से बता दें, जिनका उच्चारण स्थान तालु है, तो पूरा चा वर्ग तालव्य, चा छा जा झा, ठीक है, पहले ही बता चुके हैं। अभी बताया था यारा लावा किस वर्ग के व्यंजन हैं, तो आपको बताया था 4 अंतस्थ वर्ण है ये, ठीक है। अनुनासिक का संबंध होता है। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? ठीक है, तो इस शब्द में ही उत्तर छुपा रहता है कई बार। नासिक, यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? नासिक मतलब नाक, अनुनासिक तो मतलब नाक और मुंह दोनों से, ठीक है। नाक से और मुंह से, जिनका उच्चारण स्थान नाक और मुंह दोनों हो, वो कहलाते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का जो पंचम वर्ण होता है, जिसको हम शॉर्ट में यम गणनम बोल देते, क्या बोल देते थे? यम गणनम, ठीक है, ये हम बोलते थे। तो यम गणनम ऐसे हमने याद कर लिए, मतलब प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण। जैसे का वर्ग का का खा गा कहेंगा, चा वर्ग का चा छा जा यहाँ, टा वर्ग का टा ठा डा ढा णा, ऐसा हो गया 5 बार। तो ये प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुनासिक होता है। नाक और मुंह इसका उच्चारण स्थान है। और अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? लो, हम देख ही नहीं पाए, सही में आ गया, प्रत्येक वर्ग का पंचम अक्षर। इसका उत्तर पहले ही बता दिया। क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? गला लगभग अब ठीक होने की ओर है, बस बिल्कुल होने वाला है, फिर और अच्छे फटाफट क्वेश्चन लाएंगे। तो जल्दी बता दें, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब आप पूछे सर अभी तो 13 बताई थी, अब 11 आ गई, तो हमने बताया था ना कि कन्फ्यूजन होता है। अब आपको देखना है कि पेपर में 13 ऑप्शन दिया है, 11 दिया। देखो आ ई ऊ री, ठीक है, फिर लिरी भी, री तक तो जोड़ ही लेते, कई बार लिरी जोड़ लेते, फिर ए आऊ ओ आऊ अमहा, कई बार अमहा को लेते हैं तो 13 हो जाते, नहीं लेते तो 11 हो जाते। ऑप्शन में 11 दिया है, 13 नहीं दिया तो 11 लगाना, 13 दिया है तो फिर आप 13 ही लगा के आना, फिर 11 मत लगाना, ठीक है। ना दिया हो 13 तो आपको 11 लगाना है। कंठोष्ठ ध्वनि का उदाहरण। कंठोष्ठ, जल्दी से बता दें कौन सी ध्वनि है जिसका उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ दोनों है?
हाँ जी, तो औ और यहाँ लिख दिया, तो औ जो है कंठोष्ठ है। भाषा निर्माण की इकाइयों का सही क्रम है, बहुत महत्वपूर्ण है। भाषा निर्माण की इकाई, जल्दी से कमेंट करें। हाँ, देखते हैं कौन पहले उत्तर देता है। हाँ, देखिए, सबसे पहले होती है ध्वनि, मतलब वर्ण, वर्ण से बनते हैं शब्द, शब्द से बनते हैं पद और पद से बनते हैं वाक्य। तो डी उत्तर याद हो जाएगा, ध्वनि, शब्द, पद और वाक्य। ठीक है, अगला एक और महत्वपूर्ण हो गया, देख लें, जिसको महत्वपूर्ण बोले उसको रट लीजिएगा यहीं। निम्नलिखित थोड़ा गड़बड़, चलिए, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख विवर में उच्चारित व्यंजनों का सही क्रम है। सबसे पहले क्या आते हैं, अब आपको बताना है, कचट तप है, मान लो क च ट त प, 5 ही होते हैं। कचट तप तो पता ही होगा, का वर्ग, चा वर्ग आदि। तो अब इनका आप सही क्रम, इसमें का वर्ग होता है जैसे कंठ, ठीक है। फिर चा वर्ग होता है तालु, फिर टा वर्ग होता है, ठीक है, कंठ तालु। फिर होता है मूर्धा, ये वत्स लिख गया मूर्धा के लिए, ठीक है। फिर इसके बाद हो जाता है का च ट, ता वर्ग होता है दंत का, और पा वर्ग होता है ओष्ठ का। इस प्रकार से कचट तप जो है वह कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ, इस प्रकार से आप, पहला उत्तर इसका सही हो जाएगा। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है, कई बार पूछा गया ला ध्वनि से संबंधित प्रश्न। तो आपको बता दें कि ला जो ध्वनि है वह पार्श्विक ध्वनि है। कैसी है, पार्श्विक। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी से संबंधित प्रश्न है, देखें, 2 तरुण, तरुण ये लिखा है, तरुण, तरुण, तरुण तो होता नहीं है, तरुण होता है, छोटे ऊ की मात्रा होती है, इसलिए ये ठीक हो जाएगा। एक और है, शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कुमुदनी कैसे लिखा जाता है, सबसे पहले शुद्ध वर्तनी में आपको शुद्ध उच्चारण आना चाहिए। पूरी व्याकरण कंप्लीट हो जाएगी आपके सिलेबस में, जो जो है चिंता मत करना। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, टॉप 50 स्टडी को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। तो आपको बता दें, कुमुदनी, हम देखो क्या बोले, कुमुदनी, कुमुदनी, तो कुमुदिनी, 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 कुमुदनी, इस प्रकार से हो जाएगा कुमुदिनी। ठीक है, सी उत्तर ठीक हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है कौन सी है। अब देखें, अपन क्या बोलते हैं, परिणति बोलते हैं। परिणति आप क्या बोलते हैं, जब परिणति की बात आती है तो उसको क्या बोलते हैं, परिणति। दोस्तों, वीडियो को अभी तक लाइक ना किया हो तो लाइक करें। ऐसे प्रश्न हम और भी आप तक लेकर के आएंगे, और आपकी पूरी हिंदी व्याकरण की जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए पूरी तैयारी यहाँ पर कराई जाएगी।